हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोग का ये जो क्लास है वो 6 है। इससे पहले हम लोग ने क्लास 5 पढ़ा था। तो ये क्लास 10 का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका ये चैप्टर 6 है, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे और लास्ट में भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि दीपावली के अवसर पर हम हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप भी खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकान की अत्यधिक सामान से भरी है। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योग में मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योग में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसे चीज़ें व्यक्तिगत और कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। तो अगला पॉइंट है कि क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं। तो ये पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो संक्षेप में है। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात और लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्में के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशे उद्योग में बनते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित कराते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकारी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योग में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम अद्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। तो किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास में मापी जाती है। तो विनिर्माण का महत्व अब हम लोग समझ लेते हैं। तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीय एवं तृतीयक सेवाओं के रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करती है। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पृथक नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इसके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप और मशीन व कृषि औजार आदि पर किसान पर निर्भर हैं। इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया में भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को उद्योग प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ये उद्योग के वर्गीकरण है, तो पढ़ लेते हैं। तो उद्योग का वर्गीकरण, रोजमर्रा के इस्तेमाल में विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कागज सामान, पेट्रोल, माचिस, कम स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योग को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जैसे कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो कृषि आधारित में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र और रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पतिक तेल उद्योग। लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन और औजार और पेट्रा रसायन उद्योग, ये आपका खनिज आधारित है। जबकि भूमि के आधार पर हम लोग आधारभूत उद्योग जिसके उत्पादन में कच्चे माल या दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो कि एक प्रमुख भूमिका के आधार पर है, तो जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन। और पूंजी निवेश के आधार पर भी
अब हम लोग देख लेते हैं। तो एक लघु का उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक स्वामित्व के आधार पर है। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों को स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर उद्योग। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, उसे संयुक्त उद्योग कहते हैं। इसमें जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो चलिए इसके बाद है सहकारी मतलब उद्योग है। तो जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। वो संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन के अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, केरल का नारियल पर आधारित उद्योग, यह एक सहकारी उद्योग है। तो कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भी हम लोग बांट सकते हैं। तो भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग। ये क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप आपको पढ़ना नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पतिक तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त माल पर आधारित होते हैं। वस्त्र उद्योग, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, जो कि जो वस्त्र उद्योग है ये कृषि उद्योग के अंतर्गत ही आता है। तो क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल के उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र का उद्योग, तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई व हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युत करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योग को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड की मशीन नियमित वस्त्रों को स्पर्धा नहीं कर पाए। इसके बाद है आपका ये ग्राफ है कि वस्त्र उद्योग में वह अतिरिक्त मूल्य उत्पादन, तो रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई, बुनाई, रंगाई, परिष्करण, फिर वस्त्र का विनिर्माण होता है। तो ये अलग एक मुद्दा है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों में ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारखानों में इसके स्थानीयकरण का बढ़ावा दिया। इस उद्योग में कृषि से निकट का संबंध और कृषकों कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वाले यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काशीदारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश की उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। तो हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। और इसके बाद है पटसन उद्योग। हाँ, इसके बाद है पटसन उद्योग। तो पटसन उद्योग हम लोग समझ लेते हैं। तो पटसन उद्योग जो है भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। 2010 और 11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं। पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चा माल का मिलों
तक ले जाने की सहायक होना, कच्चे पटसन की संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिकों को उपलब्ध होना है। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित हैं। अब हम लोग चीनी उद्योग समझ लेते हैं। तो भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खाड़सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्य में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। मतलब कि 60% जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार में होता है। ये उद्योग मौसमी हैं तथा अंतर सरकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ है कि गन्ने की अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु में गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही हैं। अब हम लोग खनिज आधारित उद्योग समझ लेते हैं। तो वे उद्योग जो खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग के आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? तो पहला है लोहा तथा इस्पात उद्योग। तो लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के व मध्यम उद्योग इसके बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा चिकित्सा और टेलीफोन वैज्ञानिक उपकरणों में विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश से विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात के एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसके प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इसी उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 का होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इसके निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। भारत में छोटा नागपुर में पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। अब हम लोग एल्युमिनियम प्रगलन समझ लेते हैं। तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सार्वजनिक महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। यह हल्का जंग अवरोधी ऊष्मा का सुचालक है। लचीला तथा अन्य धातुओं का मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योग में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ये देखिए, नालको प्रगलन में इस पट्टी लेप मिल है। तो प्रगलकों में बक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रवाह जो चार्ट है वो 6.5 में दिया गया है। तो जो भी चित्र है उसको हम लोग बाद में भी देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया से दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, एक नियमित और दूसरा जो है एक नियमित है और ये रहा ऊर्जा को पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रसायन उद्योग। तो भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया के तीसरा सबसे बड़ा तथा विश्व के आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार का विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे उर्वरक, कृषि वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद,
डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा और कांच, साबुन, शोधक और अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाला रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। इन उद्योगों का देश विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो कार्बनिक रसायनों में पेट्रा रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों में बनाने के में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधकशालाओं में पेट्रा रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाएं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट तथा व पोटाश शामिल हैं। इसके उत्पादन क्षेत्र में इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्य रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद हरित क्रांति के पश्चात उद्योग देश के समय अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य के कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली और मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक भी है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं सीमेंट उद्योग। तो निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। तो ये था सीमेंट उद्योग। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ के सबसे खाड़ी देशों में मतलब खाड़ी के देशों के बाज़ार के लिए उपलब्ध है। अब मोटर गाड़ी उद्योग हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा जूम कर है। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन में का एक साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों में ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों की अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार और कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जा सकते हैं। बेंगलुरु भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई और चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। औद्योगिक प्रदूषण और तथा पर्यावरण निम्नीकरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यद्यपि उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु, जल, भूमि और ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में आप तापीय विद्युत गृह भी सम्मिलित हैं। अब वायु प्रदूषण हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारक है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों जैसे ठोस और द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग जैसे ईंटें के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं और पौधों में इमारतों की
इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण स्टार्ट करते हैं। तो उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण जैसे कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगोई उद्योग, तेल शोधन सलाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो रंग अपमार्जक, जम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों की फ्लाई ऐश, फास्फोजिप्सम तथा लौह इस्पात की अशुद्धियाँ हैं। अब हम लोग तापीय प्रदूषण पढ़ते हैं। तो जब कारखाने तथा ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु संयंत्र उत्पादक कारखानों के कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिकरण बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन में रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित करते हैं। और इसके बाद आप पढ़िएगा ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता और हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्था भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने की कारखाने गैस, यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि के उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। तो कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट में लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित करता है। औद्योगिक प्रदूषण में स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए कुछ नियम निम्न सुझाव हैं। तो विभिन्न प्रक्रिया में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या 2 अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग करना। जल की आवश्यकता को पूर्ति हेतु वर्षा का जल संग्रहण। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थ को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना और ढकना और तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। दूसरा है जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक शोधक। और तीसरा है इसमें जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं तृतीय शोधन। इसमें अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया गया है। इसके बाद थोड़ा नीचे देख लेते हैं कि है कि नहीं, ये कुछ और है। तो जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योग द्वारा इनके अधिकतम निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंचा चिमनियों के इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले के लिए अपेक्षा तेल व गैस का प्रयोग में धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों को लाइसेंसर लगाया जा सकता है, साइलेंसर। और ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए तो ऊर्जा सक्षम हो तो कम ध्वनि प्रदूषण करता है। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों को इस्तेमाल के साथ साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणी विकास और चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय सचेतना से युक्त आर्थिक विकास की ज़रूरत है। ये फरीदाबाद के यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र है। अब एनटीपीसी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद है अभ्यास। तो हम लोग पहले अब देख लेते हैं इमेज जो है उसका, फिर उसके बाद मैप हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से शुरू। ये आपका क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, ये रहा आपका। इसमें जो दिया गया है, जो सर्कल में वृत्त है, ये सूती वस्त्र को दर्शाता है और ये जो लाल है रेड कलर का, ये ऊनी वस्त्र को और रेशम वस्त्र को। तो पहले हम लोग सूती वस्त्र देखते हैं। तो सूती वस्त्र आपका चेन्नई हो गया।
सूती वस्त्र आपका चेन्नई, मुरादाबाद। देखिए ये मैप है, ये जिससे का मुर एक मिनट थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी, कानपुर जिससे उत्तर प्रदेश में प्रमुख सूती वस्त्र हैं। और मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, पुणे, इधर आपका जलगांव, औरंगाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद, देवास, उज्जैन, इंदौर, कोलार नहीं, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, ये सब ऊनी वस्त्र हैं। रेशम वस्त्र अब हम लोग देख लेते हैं। तो कोलार, बेंगलुरु, मैसूर, ये सब रेशम उद्योग है। तो आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो इसके बाद जो अगला है मैप, उसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि लोहा और इस्पात संयंत्र। तो कुछ लोहा इस्पात संयंत्र का मैप आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें पहला है बर्नरपुर, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, ये लोहा संयंत्र उत्पादक उद्योग हैं। इधर विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम। इसके बाद अगला जो मैप था, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आप दो लोग देख लीजिएगा। ये HCL रूपनगर में केबल निर्माण है। इसमें ये जो मशीन है ये केबल निर्माण करती है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये जो अगला है इसमें आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से है। इसमें आपको मिलेगा केरल का तिरुवनंतपुरम मिलेगा, मैसूर है, बेंगलुरु है और चेन्नई। फिर हैदराबाद है, विशाखापट्टनम, मुंबई, पुणे, इंदौर, गांधीनगर, जयपुर, नोएडा, मोहाली है और कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अब लोग समझ लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो ये आपका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र में निर्मित करते हैं। और 30 शब्दों में लिखना है कि विनिर्माण क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए 30 शब्दों में। और 120 शब्दों में 2 क्वेश्चन है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपयोगी उपायों पर चर्चा कीजिए। इसे 120 शब्दों में करना था। तो ये क्वेश्चन था और ये हम लोगों का आज का चैप्टर था विनिर्माण उद्योग। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वीडियो हम लोगों का 7वां चैप्टर होगा क्लास 10 जियोग्राफी का। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे और जो सब चैप्टर होगा उसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हो तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।